हे दोस्तों, हम देख रहे थे यूपीएससी सीएसई से मिलने वाली नौकरियां, जिससे हमें भारत में बहुत ही ज़्यादा धांसू टाइप की नौकरियां मिलती हैं। इन नौकरियों में से सर्वाधिक आईएएस और आईपीएस सर्वाधिक पॉपुलर है। तो हम इनके सिलेबस को देख रहे थे। तो इनके सिलेबस में हमें देख रहे थे कि जो यूपीएससी सीएसई का सिलेबस है वो 3 स्तरों का है। पहले स्तर को हम प्री कहते हैं, दूसरे स्तर को हम मेंस कहते हैं और तृतीय स्तर को हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू यहाँ पर प्री में हमने बताया था कि प्री में आपके 2 पेपर होंगे, एक GS1 और एक सीसैट का सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर जीएस को पास करने पर आपको मेंस में बैठने को मिलता है और सीसैट को पास करने पर जीएस की कॉपी चेक होती है। और मेंस में हमने देखा था जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस के 4 पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर और कंपलसरी के 2 पेपर, और एक पेपर होता है हमारा एसे का। ये टोटल 9 पेपर होते हैं। और जीएस के प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आपको जीएस के प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आपको 3 घंटे का समय और 250 मार्क्स के ये होते हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न पत्र में एसे को छोड़कर सभी में से 20 क्वेश्चन होते हैं ये। और उसके बाद इंटरव्यू में कोई सिलेबस नहीं होता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। नहीं, नो क्वालिफाइंग नेचर का नहीं, ये सिर्फ इसमें आपके व्यक्तित्व का परीक्षण लिया जाता है कि आप कितना अच्छे व्यक्ति हैं और आप क्या इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद ये हमने एक सिलेबस ट्री बनाया था, इसे हम हर बार देखेंगे ताकि हमें पूरे के पूरे पेपर याद हो जाएं कि हमारे टोटल सीएसई में 11 पेपर होते हैं, जिसमें जो प्री, मेंस और इंटरव्यू के स्तर का होता है। जहां मेंस 1750 मार्क्स का तो वहीं इंटरव्यू 275 मार्क्स का। इस प्रकार टोटल पेपर के अंक 2025 बनते हैं। जहां पर प्री के लिए सीसैट और जीएस का पेपर होता है। जीएस सिलेक्टिव टाइप का होता है, क्योंकि इसको पास करने पर हम मेंस में बैठेंगे। वहीं सीसैट क्वालिफाइंग वो भी 33% से। मेंस में हमारा एक पेपर एसे, एक GS1, एक GS2, एक GS3 और उसके बाद एक GS4 और 2 पेपर हमारे होते हैं कंपलसरी के। इंग्लिश तो हर विद्यार्थी को देना ही देना होता है, और हिंदी कंपलसरी के स्थान पर यदि आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो कि संविधान में 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा चुन सकते हैं। ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इन्हें पास करने पर आपकी ये सारी कॉपियाँ चेक होंगी, अदरवाइज चेक नहीं होंगी। हिंदी कंपलसरी या कोई अन्य भाषा को आपको 30% से पास करना होता है, तो वहीं पर इंग्लिश कंपलसरी के लिए 25% चाहिए होते हैं अंक। उसके बाद ऑप्शनल के 1 और 2, यहाँ पर ऑप्शनल आप दी हुई सिलेबस में से 48 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ज़्यादा विद डिटेल GS1 पर है। इसमें से हम हर एक शब्द को बहुत डिटेल से जानेंगे और पूरे के पूरे सिलेबस का एक डीप एनालिसिस करेंगे, और इसमें देखेंगे कि पूरे के पूरे पेपर को हमें पास करने के लिए कौन से स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहिए। देखिए, यहाँ पर यूपीएससी ने जो पेपर दिया हुआ है वो हम देखते हैं। यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, इस सिलेबस में से उन्होंने सबसे पहले यूज किया है वर्ड्स भारतीय विरासत और संस्कृति। दूसरा वर्ड्स उन्होंने यूज किया है विश्व का इतिहास एवं भूगोल, और तृतीय वर्ड्स है समाज। यहाँ पर जो इतना सेगमेंट है ये आर्ट एंड कल्चर का है। ये इतना सेगमेंट वर्ल्ड हिस्ट्री और जियोग्राफी से रिलेटेड है, और ये सेगमेंट आपका सोशियोलॉजी से है। अर्थात इस प्रश्न पत्र को तैयार करने के लिए हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। पहला आर्ट एंड कल्चर,
दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, और तीसरा हमें सोशियोलॉजी पढ़नी होगी, सोशियोलॉजी। तो जो इसमें चैप्टर उन्होंने दिया है यूपीएससी ने सिलेबस, इस सिलेबस में हम देखते हैं कहाँ से क्या है। इतना जो सेगमेंट है, इतना, ये हमारा है आर्ट एंड कल्चर से। उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक का है, ये हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है या हिस्ट्री का सिलेबस है। उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा समाज से संबंधित टॉपिक्स हैं, जो इंडियन सोसाइटी से। और जो इतना लास्ट में, ये हमारा भूगोल से संबंधित टॉपिक्स हैं। पहले हम देखते हैं आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस को। इसमें दिया हुआ है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे, जिसे हमने एक पीडीएफ रूप में कन्वर्ट किया है, जिसे और भी अंडरस्टैंडिंग बनाया है। यहाँ पर भारतीय विरासत एवं कला के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है प्राचीन काल से आधुनिक काल के मध्य में साहित्य और वास्तुकला के जो भी मुख्य टॉपिक्स हैं उन्हें। इसमें से हमें देखना होता है मुख्यतः साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य लिखे गए, जैसे अलबरूनी ने क्या लिखा, उसके बाद चीनी यात्रियों की कौन कौन सी बुक्स थी, ह्वेनसांग, और ऐसे ही कई सारे यात्री थे, उनके विषय में। वास्तुकला के अंतर्गत जो इमारतें बनी हुई बहुत फेमस हमारी इंडिया में, जैसे सूर्य कोणार्क मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, दक्षिण भारत के मंदिर, और इसमें देखना होता है मौर्योत्तरकालीन वास्तुकला, और इसी में हमें देखना होता है सिंधुकालीन कला और वैदिक कालीन कला। इसमें से हमें ये सब कुछ पढ़ना होता है। तो इसमें देखते हैं हम स्टडी मटेरियल क्या हमें पढ़ना चाहिए। इसके लिए स्टडी मटेरियल को हमने 3 स्तरों पर बांटा है। पहले स्तर को स्टैंडर्ड बुक्स, दूसरे स्तर को एनसीईआरटी बुक्स, और तृतीय स्तर को हमने करंट अफेयर्स नाम दिया हुआ है। यही 3 स्तर होते हैं किसी भी पेपर को पास करने के लिए, जिसमें से आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको बुक्स पढ़नी होगी स्टैंडर्ड नितिन सिंघानिया जी की, और वहीं पर एनसीईआरटी बुक्स के अंतर्गत हमें ये बुक्स पढ़नी है। पहली भारतीय कला का परिचय 1, भारतीय कला का परिचय 2। ये दोनों एनसीईआरटी की बुक्स हैं। ये पूरी बुक्स फर्स्ट ईयर की है, ये पूरी बुक फर्स्ट ईयर की, और ये बुक इंटर की है। इनमें से आपको सिर्फ ये बुक्स पढ़ लीजिए, इसमें से आपका समथिंग 70 to 80% सिलेबस कवर हो जाता है सिर्फ इस बुक से। और उसके बाद ये नितिन सिंघानिया की फिर है आपके पास, बचा कुचा टॉपिक्स ये कवर कर देगी। और करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के टोटल 6 सेगमेंट हैं, जिसमें से योजना, कुरुक्षेत्र, भारत, विज्ञान प्रकट, पीआईबी और न्यूज़पेपर। तो आर्ट एंड कल्चर, भारतीय विरासत एवं कला के लिए आपको कोई भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। इसमें से आपको कोई भी करंट अफेयर्स आता ही नहीं। कभी कभार मिल जाएगा तो आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं अगला सेगमेंट, जो कि था हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड। तो हिस्ट्री में क्या है दिया हुआ है यूपीएससी ने, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास में क्या हमें देखना है, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, ये हमें देखना है जो कि यूपीएससी ने दिया। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम में क्या देखना है, देश में इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति या उनका योगदान। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश भारत आज़ाद हो गया तो हमारे देश को एकीकरण और पुनर्गठन किस प्रकार किया गया ये देखना है। वहीं विश्व इतिहास में सिर्फ 18वीं सदी की घटनाओं में हमें औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हमें साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद को देखना है, और इनमें से इनके मुख्य रूप और समाज पर इनका क्या प्रभाव पड़ा ये। यूपीएससी ने ये सिलेबस दिया हुआ है, और इस सिलेबस को हमने एक और ही अंडरस्टैंडिंग वे में कन्वर्ट किया है, जो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने विश्व एवं भारतीय इतिहास को कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट किया है। यहाँ पर विश्व इतिहास के अंतर्गत हमें देखना है
18वीं सदी की घटनाएं, जिसमें से हमें पहली औद्योगिक क्रांति जो कि इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी, विश्व युद्ध जो कि पहला 1914 से 1918 तक चला और दूसरा 1939 से 1945 तक चला, ये हमें देखना है। फिर उपनिवेशवाद, कैसे विदेशियों ने दूसरे देशों को अपने उपनिवेशवाद बनाए, अर्थात वहाँ से सिर्फ उन्होंने लूटपाट की और अपने देश को अमीर बनाया। फिर उसके बाद उपनिवेशवाद की समाप्ति, अर्थात ये जो उपनिवेशवाद था जो दूसरे देशों ने गरीब देशों को या थोड़े कमज़ोर देशों को गुलाम बनाया था, तो अब ये उन्हें आज़ाद कर रहे थे, तो उसी को उपनिवेशवाद की समाप्ति देखनी है। फिर राजनीतिक दर्शन शास्त्र, राजनीतिक दर्शन शास्त्र में साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद। साम्यवाद का मतलब जहाँ की ज़रूरतें, पूंजीवाद का अर्थ होता है जहाँ की ज़रूरतें यदि उद्योगपतियों को दे दिया जाए, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उद्योगपतियों को दे दिया जाए, तो उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। और समाजवाद, जब लोगों की ज़रूरतों को सिर्फ और सिर्फ केवल सरकार पूरा करे, तो इसे हम समाजवाद कहते हैं। साम्यवाद इन दोनों का मिला जुला रूप है, अर्थात जहाँ की ज़रूरतें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों मिलकर करे, उसे साम्यवाद कहते हैं। जैसे इंडिया का जो भी राजनीतिक दर्शन है वो साम्यवाद है, जो कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी, सरकारी स्कूल भी, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल पाए जाते हैं। इनमें हमें क्या देखना है, इनके रूप और समाज पर इनका प्रभाव। फिर उसके बाद हमें विश्व इतिहास के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर भारतीय इतिहास के अंतर्गत 18वीं सदी से मध्य कहा था, तो 18वीं सदी से मध्य का अर्थ मतलब हुआ 1750 से वर्तमान समय के बीच जो आधुनिक भारतीय इतिहास, उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। महत्वपूर्ण घटनाओं के अंतर्गत जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, गांधी जी ने किया था, और उसी तरीके स्वतंत्रता संग्राम, ऐसे ही महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्तित्व, अर्थात जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे ही सभी लोगों के विषय में। और विषय का मतलब कुछ मामले जो उस समय आधुनिक भारत में हुए थे बहुत पॉपुलर, उनके विषय में देखना। विषय में यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, इसमें हमें देखना इसके विभिन्न चरण, अर्थात यह कैसे प्रारंभ हुआ और कहाँ कहाँ पहुँचा और कब खत्म हुआ, ये इसके विभिन्न चरण। देश के विभिन्न भागों से इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति या उनका योगदान। महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे नाना साहब, तात्या टोपे और कुंवर अजय सिंह और मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर, ये सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनका योगदान, अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या योगदान अपने दिए। फिर उसके बाद जब हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, तब हमारे देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन की प्रक्रिया किस तरीके से लागू की गई। एकीकरण का अर्थात उस समय हमारे देश में 565 रियासतें थी। इन 565 रियासतों को एक देश में मिला पाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मामला था, तो यही एकीकरण है। इसमें किस तरीके से हमने सब किया ये देखना है। और पुनर्गठन, जब हमारी सभी रियासतों को हमने मिला लिया, तो फिर से हमने पूरे देश भारत को किस प्रकार निर्माण किया, ये सब देखना है। ये विश्व इतिहास का पूरा सिलेबस है। अब आगे हम देखते हैं विश्व इतिहास का। पहले हम देख लेते हैं विश्व इतिहास में हमें कौन सा मटेरियल, स्टडी मटेरियल चाहिए, अर्थात कौन सी बुक्स, इसे हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें देखिए, इसमें भी वही 3 स्तर का स्टडी मटेरियल है, स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स और करंट अफेयर्स। तो स्टैंडर्ड बुक्स में हमें देखना है भारतीय इतिहास के लिए 3 बुक्स और विश्व इतिहास के लिए ये 1 बुक्स। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप अर्जुन देव के लिए लीजिए, और एंशियंट हिस्ट्री रामशरण शर्मा, मेडाइवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन भारत की बुक आप सतीश चंद्र की, और आधुनिक भारत की बिपिन चंद्र की। यहाँ पर आप ये सारी बुक्स ना भी लें तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो हिस्ट्री की सारी 9 बुक्स हैं, इनमें लगभग सारा का सारा सिलेबस हमारा कवर है, लगभग सारा का सारा सिलेबस कवर है, कुछ एक आध टॉपिक छोड़ दें। तो यहाँ पर क्लास 6 की जो बुक है वो हमारे अतीत 1 नाम से, क्लास 7 की हमारे अतीत 2, हमारे अतीत 3 ये 8 की है। उसके बाद ये भारत एवं समकालीन 1 9th की है, भारत एवं समकालीन 2 ये 10th की है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय ये, और यहाँ पर 2 बुक्स और, एक ये और एक ये तीनों इंटर की हैं। उसके बाद एक ये बुक्स फर्स्ट ईयर की है। इसमें से करंट का कोई भी टॉपिक नहीं बनते हैं, इसमें भी हिस्ट्री में कोई भी करंट का कुछ भी मटेरियल नहीं होता है।
वेल कभी कभार न्यूज़पेपर में कुछ करंट का टॉपिक मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो लगभग लगभग इसमें भी करंट कुछ नहीं होता है। उसके बाद अब हम अगले टॉपिक देखते हैं। अगले टॉपिक के अंतर्गत यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या था, सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र। इसमें हमें क्या देखना है जो यूपीएससी ने दिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने दिया भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंधी मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय। फिर भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। इतने सारे टॉपिक्स उन्होंने दिया है यूपीएससी ने। वेल याद रखना, यूपीएससी का इतना विशाल का सिलेबस इतने छोटे छोटे शब्दों में उन्होंने समझाने की कोशिश की है, इसीलिए इन शब्दों का अर्थ भी बहुत गहरा है और एक एक शब्द अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा शब्दों को समाहित किए हुए है। तो वेल इसमें हम देखते हैं, इसका मैंने एक अंडरस्टैंडिंग कुछ टाइप से बनाया, ये एक नोट्स। तो वेल इसे देखिए, भारतीय समाज के अंतर्गत क्या देखना है हमें। भारतीय समाज में हमें सबसे पहले देखना है मुख्य विशेषताएं, अर्थात भारतीय समाज की विशेषताएं क्या हैं। फिर भारत की विविधता, अर्थात भारत में कैसे कैसे लोग रहते हैं। भारत में लगभग लगभग सभी धर्म के लोग रहते हैं, ये भारत की एक विविधता है। महिलाओं की भूमिका विभिन्न संगठनों में। फिर महिला संगठन कौन कौन से हैं। जनसंख्या एवं संबंधी मुद्दे, अर्थात जनसंख्या से रिलेटेड कुछ मुद्दे। उसके बाद गरीबी अर्थात भारत देश गरीब है, इससे रिलेटेड। फिर विकासात्मक विषय, अर्थात भारत में विकास किस तरह किए जाए उससे रिलेटेड विषय। शहरीकरण, अर्थात कोई गांव शहर कैसे बनता है। भूमंडलीय प्रभाव का अर्थात अब पूरा विश्व एक हो गया, आपको कोई सामान चाहिए आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से तुरंत घर बैठे मंगा लेते हैं। यही भूमंडलीकरण का प्रभाव है कि आप दूरी होते हुए भी दूरी नहीं है। फिर उसके बाद सामाजिक सशक्तिकरण की महिलाओं की स्थिति कितनी मजबूत है या पिछड़े वर्ग की स्थिति कितनी मजबूत है। संप्रदायवाद, कुछ लोग अपने अपने धर्म को बहुत ही ज़्यादा विशेष बतलाते हैं, अर्थात हिंदू कहते हैं हमारा हिंदू धर्म अच्छा है तो मुस्लिम कहते हैं हमारा मुस्लिम धर्म अच्छा है, ये संप्रदायवाद है, अर्थात किसी एक संप्रदाय को श्रेष्ठ बतलाना। क्षेत्रवाद, कुछ लोग कहते हैं यहाँ के लोग अच्छे होते हैं वहाँ के लोग खराब होते हैं। धर्मनिरपेक्षता, अर्थात आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, चाहे तो आप हिंदू ले लीजिए, मुस्लिम ले लीजिए, इससे बन जाइए कुछ भी। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं भारतीय समाज से रिलेटेड। वेल इसका एक बार हम स्टडी मटेरियल देखते हैं। इसमें भी स्टडी मटेरियल वही 3 स्तर का, स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स और करंट अफेयर्स। वेल इसमें से करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलते रहेंगे। उसके बाद भारत नाम की बुक्स आती है, इसमें भी काफ़ी सारा करंट अफेयर्स मिल जाता है जो कि हर साल आती है। ये बुक्स बहुत मोटी ताजी आती है, लगभग 600 से 700 पेज की ये बुक्स आती है।
और इसमें हमें कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, और उसी तरीके कुछ रिलेटेड योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन में भी मिल जाते हैं, वो भी कभी कभी। ये मैगजीन हर महीने आती हैं, हमेशा नहीं आती हैं। तो इसमें देखते हैं हम स्टैंडर्ड बुक्स में हमें एक बुक्स आती है इंडियन सोसाइटी नाम की, राम आहूजा जी की। और उसके बाद यहाँ पर ये दो फर्स्ट ईयर की बुक और ये दो इंटर की बुक्स जो कि एनसीईआरटी हैं। पहली बुक फर्स्ट ईयर की समाज शास्त्र परिचय, समाज का बोध, और इंटर की पहली बुक है भारतीय समाज, दूसरा है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। वेल, जो ये बुक है भारतीय समाज और भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, लगभग ये दोनों बुक्स यूपीएससी में दिए गए सिलेबस को पूरा का पूरा कवर कर लेती हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे टॉपिक को आप इंडियन सोसाइटी में कवर कर लीजिएगा। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं भूगोल से रिलेटेड टॉपिक। तो यहाँ से यहाँ तक ये भूगोल के टॉपिक्स एनसीईआरटी यूपीएससी ने दिए हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व अर्थात भारत सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। उसके बाद महत्वपूर्ण भौगोलिक घटनाओं के अंतर्गत भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात, और उसके बाद भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान में अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं में जल स्रोत और हिमावरण को शामिल करते हुए वनस्पति और प्राण जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव के विषय में देखना, जो कि यूपीएससी ने सिलेबस दिया है। अब इस सिलेबस को हमने थोड़ा और क्लेरिफाइड किया है। तो यहाँ पर हमने विश्व एवं भारतीय भूगोल को कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट किया है। वेल, इसमें सबसे पहले हमें देखना है भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। अब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपके यहाँ पर आ जाता है आपका समुद्र विज्ञान, उसके बाद इसी में आपका आ जाता है जलवायु विज्ञान, और इसी में आपका आ जाता है उसके बाद इसी में हमारा आ जाता है मृदा विज्ञान, और इसी में हमारा आ जाता है वनस्पति विज्ञान। ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं, हमें ये देखना है। उसके बाद मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, अर्थात लोहा कहाँ पाया जाता है, कॉपर कहाँ पाया जाता है, और उसके बाद सोना कहाँ पाया जाता है, और उसके बाद चांदी कहाँ पाई जाती है, इसी तरीके जिंक कहाँ पाया जाता है, और ये सभी
कहाँ पाए जाते हैं, यही ये मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण में देखना है। उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो उद्योग हैं, इन उद्योगों को स्थापित करने के जिम्मेदार कारक, अर्थात जो प्राथमिक क्षेत्र के और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के उद्योग हैं, वो उसी स्थान पर स्थापित किए गए। क्यों स्थापित किए गए, इसके कारण बताइए, इसमें ये जानना होता है। उसके बाद महत्वपूर्ण भौतिकी घटनाओं, भूभौतिकी घटनाओं अर्थात जो पृथ्वी में होने वाली घटनाएं, जिनमें से भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल और चक्रवात, इनके विषय में देखना है। भूकंप में जब जमीन हिलने लगती है, सुनामी में जब समुद्र में जब जल की लहरें बहुत ऊंची हो जाती हैं, ज्वालामुखी हलचल में जब जमीन आग उगलने लगे, और चक्रवात जब पानी का बवंडर आ जाए। और उसके बाद भौगोलिक विशेषताओं एवं उनके स्थान के अंतर्गत हमें देखना है जल स्रोत और हिमावरण को शामिल करते हुए वनस्पति एवं प्राणी जाति में परिवर्तन और इन परिवर्तनों के क्या प्रभाव हैं, ये देखना है। जल स्रोत जैसे नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, और उसके बाद इन नदियों में पानी, कौन नदी कहाँ से मिलती है, ये जल स्रोत के अंतर्गत। और हिमावरण का अर्थात जो हमारे हिमालय पर्वत में कहाँ से कहाँ तक कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, ये उसी के अंतर्गत ये पढ़ना। ये काफ़ी विशाल टॉपिक है। इन्हें कवर करने के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल वही 3 स्तर का, पहला स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स और करंट अफेयर्स। स्टैंडर्ड बुक्स के अंतर्गत जियोलॉजी की एक बुक आती है माजिद हुसैन की, जो इंडियन जियोलॉजी और वर्ल्ड जियोलॉजी दोनों की होती है। उसके बाद एनसीईआरटी के अंतर्गत हमें 6 to 12th क्लास की ये टोटल 9 बुक्स पढ़नी होती हैं, जिनमें से क्लास 6 की बुक पृथ्वी हमारा आवास, 7th की हमारा पर्यावरण और 8th की संसाधन एवं विकास, 9वीं क्लास की समकालीन भारत 1 और 10वीं क्लास की समकालीन भारत 2। उसके बाद फर्स्ट ईयर में 2 बुक्स हैं। पहली बुक्स भारत भौतिक पर्यावरण, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उसके बाद इंटर के 2 बुक्स हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोक और अर्थव्यवस्था। ये सारे बुक्स की एक समरी, और इन बुक्स को बहुत डिटेल से हम आने वाले समय में वीडियो बनाएंगे और सभी बुक्स के आपको नाम याद करवा देंगे, किस बुक्स में कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, सब कुछ क्लियर करवा देंगे आने वाले समय में। उसके बाद करंट अफेयर्स में देखते हैं। करंट अफेयर्स में वही 6 स्तरों का हमारा करंट अफेयर्स, योजना, कुरुक्षेत्र, भारत, पीआईबी, न्यूज़पेपर, विज्ञान प्रकट। जो हमारा जियोलॉजी का जो हमारा करंट अफेयर्स मिलेगा वो न्यूज़पेपर में मिलेगा, और भारत नाम की जो बुक्स आती है इस पर, इन 2 में ही करंट अफेयर्स मिलता है। न्यूज़पेपर में आपको मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा इसमें भी करंट अफेयर्स नहीं बनता है। बाकी के आने वाले समय में ये और ये करंट अफेयर्स कहाँ यूज होता है, आने वाले समय की वीडियो में हम बताएंगे आपको। हमने सब कुछ क्लियर कर दिया। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना। एक बार हम फिर से पूरे टॉपिक्स को रिवीजन करते हैं। हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा यूपीएससी के सिलेबस को, कितने स्तर का होता है, ये 3 स्तर का होता है, जिसमें हमारे 11 पेपर होते हैं। उसके बाद फिर हमने यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया इसे देखा। उसके बाद सिलेबस को कुछ हमने इस प्रकार से कन्वर्ट किया, इसे देखा। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए हमें ये इन बुक्स, ये स्टडी मटेरियल को देखा। उसके बाद हमने हिस्ट्री के लिए इस स्टडी मटेरियल को देखा। उसके बाद ये यूपीएससी का सिलेबस, फिर भारतीय समाज को कुछ हमने इस प्रकार से कन्वर्ट किया। उसके बाद फिर भारतीय समाज से रिलेटेड स्टडी मटेरियल को हमने देखा। फिर ये यूपीएससी का सिलेबस, फिर विश्व एवं भारतीय भूगोल को कुछ हमने इस प्रकार से कन्वर्ट किया। फिर इसमें स्टडी मटेरियल ये देखा। यदि आप चाहें तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले इसका ले लीजिए, फिर चाहें तो आप इसका ले लीजिए, अब इसका ले लीजिए, अब इस पेज का ले लीजिए, इस पेज का ले लीजिए, इस पेज का भी, इस पेज का भी, और इस पेज का भी, और इस पेज का भी। आने वाले समय में हम, या अगले वीडियो में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें से GS1 के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, और उनमें यह देखेंगे कि क्या इससे ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे यूपीएससी के दिए गए सिलेबस के अंदर से ही आते हैं, या कोई क्वेश्चन बाहर से भी आ जाता है। थैंक यू सो मच।
अब अगले